सोना गाची की रातें पार्ट 9। रात शबाना गजाला के पास क्लिनिक में ही रही। दूसरे रोज नजमी खबर सुनते ही क्लिनिक पहुंच गई। आमिर शबाना का नाश्ता लेकर आ गया। दूसरे रोज शाम को गजाला घर आ गई। इस बार डॉक्टर्स ने मशवरा दिया कि गजाला को शहर के हंगामों से दूर किसी सेहत अफजा मकाम पर भेज दिया जाए। शबाना के अब्बू ने फौरन अकील को मरी भेजकर 2 महीनों के लिए चश्मों की जानिब पूरी कोठी किराए पे ले ली। मरी बर्फ में डूबा हुआ था। सीजन खत्म हो चुका था। माल पर सिर्फ सिमीज रेस्टोरेंट और नेस्टार्ट ही खुले हुए थे। इनमें फौजियों के लिए सीरो सिनेमा में फिल्म का एक शो होता था। गजाला के साथ आमिर, शबाना, एक नौकरानी और एक खानसामा भी गए। शबाना ने खुद ही मरी जाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। वो पहाड़ों पर बर्फ गिरती देखना और सैमीज रेस्टोरेंट की कॉफी पीना चाहती थी। एक गाड़ी में ये सब लोग बैठे। दूसरे वैगन में रोजमर्रा जरूरियात का सामान और बिस्तर वगैरह साथ ले गए। अकील पहले ही मरी में था। बर्फ के सफेद टुकड़े मोड़ क्रॉस करते ही शुरू हो गए। बर्फ आलूदा कोहे मरी सर्दी में ठिठर रहा था। दरख्तों की बेबरगोबार टहनियां सफेद हो रही थी। मकानों की ढलानी छतों पर भी बर्फ जमी हुई थी। सनी बैंक से लेकर माल रोड, डाक खाने और ऊपर चश्मों तक बर्फ हटाकर सड़क दरमियान से साफ कर दी गई थी। दोनों जानिब बर्फ की 4 फुट ऊंची दीवार खड़ी करती थी। चश्मों वाली कोठी में फर्नीचर और कालीन पहले से बिछे हुए थे। अकील ने दोनों बेडरूम और नशिस्तगाह के आतिशदानों में आग रोशन करवा रखी थी। नशिस्तगाह, दोनों बेडरूम्स और डाइनिंग रूम, किचन की फिजा गर्म थी। लाहौर से ये लोग मुंह अंधेरे चले थे और 11 बज रहे थे। दिन के वक्त ये लोग कोहे मरी पहुंच गए। गजाला ने हर शय करीने से सजा दी। गजाला के बेडरूम में टेबल लैंप, गुलदान और मखमल का सोफा लगवाया। दोपहर का खाना सबने मिलकर डाइनिंग रूम में खाया। गजाला पर अब हस्बे साबिक दौरे का असर बाकी न था। डॉक्टर्स ने पहली मर्तबा उसको सेहत अफजा मकाम पर भेजने की हिदायत की थी। गजाला भी इस हवा बदली पे खुश थी। दोपहर को उन्होंने आराम किया। शाम होने से पहले सबने गर्म कपड़े, गर्म मफलर, पुल ओवर पहने, सरों पे ऊनी टोपियां जमाई, हाथों में छड़ियां ली और चश्मे वाली कोठी के पोर्च से निकलकर पैदरी माल रोड की तरफ चल पड़े। अकील और आमिर आगे आगे थे। शबाना और गजाला उनके पीछे चल रही थी। आसमान साफ था। बर्फ गिरने के कोई आसार नहीं थे। सांस के साथ भाप सी निकल रही थी। सर्दी बेपनाह थी, मगर जवानी के गर्म खून ने ठिठरती बर्फ आलूद सर्दी में उनके चेहरे लाल कर दिए थे। डाकखाने के आगे से ढलान उतरने के बाद ये लोग सैमिस रेस्टोरेंट में आकर बैठ गए। शबाना इससे पहले कई बार बर्फ के मौसम में मरी आ चुकी थी। वो बर्फबारी के जमाने में बर्फ गिरती देखने के लिए आमिर या अकील के साथ एक हफ्ते के लिए मरी जरूर आती थी। सैमिस रेस्टोरेंट में आकर वो माल रोड वाली मेज पे बैठ जाती। शीशे वाली खिड़कियां बंद होती और वो बर्फबारी में बाजार और सामने वाले खामोश गिरजाघर को देखा करती। इस रोज भी रेस्टोरेंट के शीशे की सारी खिड़कियां बंद थी। गाहक ना होने के बराबर थे। दरमियान में बुखारची सुलग रही थी, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट की फिजा में हल्की हल्की गर्माइश रची हुई थी। उन्होंने माल रोड वाली खिड़कियों के साथ वाली मेजों पर नशिस्तें जमा ली और वेटर को कॉफी और लेमन टार्ट, फ्रूट केक लाने का ऑर्डर दिया। बर्फबारी में शबाना यहाँ हमेशा क्रीम वाली कॉफी पिया करती। उस रोज भी इसने क्रीम वाली कॉफी को ही तरजीह दी। सामने वाले गिरजाघर का छोटा सा सहन खाली और सुनसान था। गिरजाघर के सहन और ढलानी छत पर बर्फ जमी हुई थी। उससे ऊपर वाले बंगले की छत और लॉन भी बर्फ आलूद था। आमिर बहुत खुश था। उसने अपने लतीफों से गजाला को खूब हंसाया। 2 रोज वहां रहकर अकील भाई वापस लाहौर चले गए। अब आमिर उनके साथ था। दोनों खानसामा और मुलाजमा भी थे। दिन भर ये लोग बंगले की गर्म फिजा में टेप रिकॉर्डर पर अंग्रेजी और पाकिस्तानी म्यूजिक सुनते। दोपहर के खाने के बाद आराम करते। शबाना गजाला के पास बैठती, उससे बातें करती, फिर अपने बेडरूम में आतिशदान के करीब बैठकर वाल्डन या कदीम अंग्रेजी शायरी का मुताला करने लग जाती। तीसरे पहर सब लोग सैमिज रेस्टोरेंट में कॉफी पीने चलते थे। एक रोज दोपहर को ही बादल छा गए और तीसरे पहर हल्की हल्की बर्फ के सुंबुल ऐसे गाले गिरना शुरू हो गए। शबाना इसी रोमांटिक लम्हे की मुंतजिर थी। सुरमई रंग के बादलों की धुंध में उसने सफेद बर्फ की पंखड़ियां गिरती देखी तो उसका चेहरा सुर्ख हो गया। गजाला ने इस मौसम में रेस्टोरेंट जाने से माजूरी जाहिर की। आमिर सो रहा था। शबाना खुद भी बर्फबारी में अकेली सैर करना चाहती थी। गर्म पतलून के ऊपर सोलिस स्वेटर पहनकर पिंक कलर वाला गर्म लंबा कोट पहना,
गले में इंग्लिश मफलर और सर पे ऊनी टोपी ओढ़ी और छतरी लेकर शबाना अकेली ही गिरती बर्फ में रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ी। बर्फ की बेआवाज नर्म और रेशम ऐसी छोटी छोटी पंखुड़ियां हल्की हवा में उसके आगे पीछे रक्स करती गिर रही थी। दोपहर के 3 बजे का वक्त था, मगर सुरमई धुंध और बर्फबारी ने मंजर को धुंधला दिया था। माल पर दोनों जानिब के बंगले धुंध और बर्फ में गुम होते जा रहे थे। सड़क सुनसान थी। शबाना दिल में दुआएं मांगने लगी कि सैमीज रेस्टोरेंट खुला हुआ हो। पोस्ट ऑफिस का मोड़ मुड़ते ही उसे दूर से रेस्टोरेंट में जलती रोशनी दिखाई दी। उसका दिल बाग बाग हो गया। रेस्टोरेंट खुला था, मगर वहां सिवाय 2 बैरों के कोई ग्राहक नहीं था। दोनों बैरे बुखारची के पास गर्म होकर बैठे थे। शबाना अपनी खास मेज पर जाकर बैठ गई और क्रीम कॉफी का ऑर्डर दे दिया। माल रोड की जानिब खुलने वाली खिड़कियां बंद थीं। शबाना ने शीशे में से नीचे देखा। माल पर बर्फ की हल्की सी तह जम रही थी। सर्द हवा में सामने वाले गिरजाघर के सहन और ऊपर वाले बंगले के बरामदों और वीरान बाग में बर्फ की पंखड़ियां उड़ रही थीं। शबाना ने दस्ताने उतारकर कोट की जेब में ठूसे और जोर जोर से हथेलियां रगड़ने लगी। उसकी सुर्ख सफेद नाजुक हथेलियों का रंग सुर्ख हो गया। उसका चेहरा सामने पिंडी पॉइंट की तरफ और सैमीज रेस्टोरेंट की सीढ़ियां उसकी पुश्त की जानिब थी। बर्फबारी में माल रोड दूर तक सुनसान और धुंधली धुंधली थी। शबाना ने बड़ी मोहब्बत और एहतमाम से कॉफी बनाई और उसके पहले ही खुशबूदार घूंट के साथ उसके जिस्म में गर्म इस्तिवाई जंगलों की गर्म महक सरायत कर गई। शबाना ने आंखें बंद कर ली। अब उसकी आंखों के सामने एक बेलहर बेकरार समंदर था, जिसकी सतह पर एक बादबानी जहाज आहिस्ता आहिस्ता डोल रहा था। उसके बादबान मस्तूलों के साथ लिपटे हुए थे। फिर उसके कानों में बरबत के नगमे की धीमी धीमी आवाज शहद बनकर टपकने लगी। फिर जैसे सारा मंजर, सारी आवाजें साकित हो गईं। शबाना को कॉफी की तल्ख खुशबू महसूस हुई। ये उसके सामने रखे बिलोरी कॉफी पॉट की खुशबू नहीं थी। अब उसे पाइप के तंबाकू की महक भी महसूस हुई। शबाना ने आंखें खोल दी। एक दराज कद आदमी लंबे ओवरकोट में मलबूस पीछे से आकर उसके करीब से आके गुजर गया था। शबाना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इस चौड़े शानों वाले दराज कद आदमी को पहचान लिया था। उसके कंधों पर कहीं कहीं बर्फ के गाले अब भी मौजूद थे। वो कोने वाली मेज पर खिड़की के साथ बैठ गया। कोट की जेबों से हाथ निकालकर उसने सुलगता हुआ पाइप मुंह से हटाकर मेज पर रखा। उसकी पुश्त शबाना की जानिब थी, मगर शबाना ने उसे पहचानने में धोखा नहीं खाया था। उसके सर पे स्याह रंग की अतालवी बैरेट कैप थी, जिसमें से कनपटियों पर उसके हल्के हल्के सफेद बाल नजर आ रहे थे। बाहर बर्फ गिर रही थी। शबाना ने सोचा कि उसे उठकर वापस चले जाना चाहिए। फिर ख्याल आया कि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। उसे बैठकर इत्मीनान से कॉफी का लुत्फ उठाना चाहिए। लेकिन अब उसका सारा ध्यान उधर कोने वाली मेज पर बैठे पुरस्कार अजनबी की तरफ था। ये यहाँ कैसे आ गया? क्या उसे मालूम हो गया था कि मैं मरी में हूँ? मगर उसे मेरा ताक़ुब करने की क्या जरूरत है? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। ये मेरा ख्याल है, ये महज इत्तेफाक है। शबाना अपने ही ख्यालात में उलझी हुई अपने लिए कॉफी का दूसरा मग बनाने लगी। अचानक वो पुरस्कार आदमी अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। वो शायद वापस जा रहा था। शबाना का दिल एक बार फिर जोर से धड़का। अब दोनों का आमना सामना होना था। शबाना ने जानबूझकर अपना चेहरा खिड़की के शीशे के साथ लगा दिया और यूं जाहिर किया जैसे वो सड़क पर बर्फ गिरने के मंजर से लुत्फानंदोज हो रही है। दराज कद अजनबी उसके करीब से गुजर गया। शबाना को एक बार फिर कॉफी और पाइप के तंबाकू की मिली जुली खुशबू आई। शबाना उसे देखना चाहती थी, मगर कोशिश के बावजूद, बल्कि ख्वाहिश के बावजूद अपना चेहरा खिड़की से पीछे न हटा सकी। अब वो इसलिए अपना चेहरा पीछे नहीं कर रही थी कि उसे यकीन था कि वो अजनबी रेस्टोरेंट की सीढ़ी उतरकर माल पर से जरूर गुजरेगा। शबाना उसे गिरती बर्फ से गुजरते देखना चाहती थी। 3-4 मिनट गुजर गए, मगर वो आदमी ना आया। शायद वो पिंडी पॉइंट जाने की बजाय पोस्ट ऑफिस की तरफ चला गया था। शबाना ने गहरा सांस लिया और प्याले में आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाने लगी। वो पीछे मुड़कर पोस्ट ऑफिस की तरफ निगाह डालना चाहती थी, मगर इस ख्याल से ऐसा ना कर सकी कि किसी बैरे को शक ना हो जाए कि मैं इधर उसी आदमी को तक रही हूँ। उसे किसी के कदमों की चाप दोबारा सुनाई दी। उसने पीछे देखा। बैरा प्लेट में जर्द रंग का एक लिफाफा रखे उसके पास आकर रुक गया और बोला, बेगम साहब जी, ये आपके लिए है। किसने दिया है? वो जो साहब इधर बैठे थे ना, वो देकर गए हैं। बैरा लिफाफा शबाना की मेज पर रखकर वापस चला गया।
शबाना ने कपकपाती उंगलियों से लिफाफा खोला। उसके अंदर सुर्ख गुलाब का फूल था, मगर ये फूल बासी था। यहाँ पर पार्ट 9 खत्म होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 10 मुलाहिजा फरमाएं।